चलो जी, तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने मोल निकालना सीख लिया था, मोल के बारे में चीजें सीख ली थी। आज अपन ने ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, आज मैं फिर बता देता हूँ कि किसी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा एक्स क्या है बेटा, उस एटम का सिंबल है। क्या है बेटा? सिंबल है। क्लियर है? एक सेकेंड। जो बेटा एक्स क्या है, उस एलिमेंट का सिंबल। एक्स क्या है बेटा? एलिमेंट का सिंबल है। ये हमें एक्स क्या बताता है? एलिमेंट को। जेड क्या बताता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। और ए क्या बताता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। अब हमें ये चीज तो मैंने आपको बता दी थी, क्या हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे C6 C12 है, तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 6। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा? 12। क्लियर है? तो अगर प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे बेटा? 6। अब हमें एक चीज देखनी है कि बेटा अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक न्यूट्रल एटम में, किस एटम में बेटा? न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? बराबर। न्यूट्रल एटम में तो अगर जितने प्रोटॉन है उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अगर वो न्यूट्रल है तो चार्ज है, तब की बात नहीं है। आ रही बात में? जैसे अगर अपने से कोई पूछे कि अमोनिया है, कि अमोनिया में बताओ कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है कि अमोनिया में एक नाइट्रोजन है बेटा। एक नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा? 7। कितने प्रोटॉन होते हैं? 7। एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक। तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो 3 हाइड्रोजन में 3, तो 7 प्लस 3 कितने हो गए बेटा? 10। न्यूट्रॉन की बात करें तो एक नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है बेटा? क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 14 है, तो न्यूट्रॉन कितने बेटा? 7। क्लियर है? अब बात करें बेटा कि इसके अंदर हाइड्रोजन में, तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी एक है, इसलिए न्यूट्रॉन कितने हुए? 0। तो टोटल कितने न्यूट्रॉन है? हाइड्रोजन की वजह से 0, तो टोटल कितने आ गए? 7। अब मैं कहता हूं अमोनिया एक न्यूट्रल एटम है। कैसा एटम है? और न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन है उतने ही, सोचना ही नहीं है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं CO2 में, किसमें बात करूं बेटा? CO2 में, तो CO2 में C6H12 है, O16। तो एक कार्बन में कितने प्रोटॉन? कि सर एक कार्बन में 6 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन? कि सर जी 8 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन। अगर एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन तो दो ऑक्सीजन में कितने? 16। तो 6 प्लस 16 कितने हो गए बेटा? 22। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि एक कार्बन में कितने न्यूट्रॉन, तो कि सर एक कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन। और अगर मैं बात करूं एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन की, एक ऑक्सीजन में 8, दो में 16, कितने आ गए बेटा? 22। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आप कहोगे CO2 एक न्यूट्रल एटम है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तो देखो सब बराबर है, लेकिन कोई गारंटी नहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल में हमेशा ही बराबर होंगे। अब जैसे H3PO4 है, H3PO4 में हाइड्रोजन 1H1 होता है, फॉस्फोरस 1531 होता है, ऑक्सीजन 8O16 होता है। तो मुझे बताओ एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? एक प्रोटॉन। तो 3 हाइड्रोजन में 3 प्रोटॉन। फॉस्फोरस की बात करें, एक फॉस्फोरस में कितने? 15। तो एक ही फॉस्फोरस है। ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन में कितने बेटा? 8। तो 4 में 32। सम करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 50। अब बात करते हैं बेटा न्यूट्रॉन की। तो एक हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? कि सर 0। तो 3 हाइड्रोजन में भी 0। एक फॉस्फोरस में कितने न्यूट्रॉन होते हैं बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 31 है, और उसमें से अगर मैं प्रोटॉन घटा दूं तो कितने बचेंगे? 16। बोलो कोई दिक्कत है? एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने बेटा? 8। तो 4 में 32, सम करोगे तो 48। अब इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन तो मुझे पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहानी खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं HNO3। किसकी बात करते हैं? HNO3 की। तो HNO3 में फिर से वही हाइड्रोजन है, फिर से वही नाइट्रोजन, और फिर से वही ऑक्सीजन है। तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, 3 ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में 8, तो 3 में 24 प्रोटॉन। सम करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 32। इसी तरह से न्यूट्रॉन की बात करें तो एक हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, 7, एक नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन,
और एक ऑक्सीजन में 8, तो 3 में 24, सम करोगे तो 31। और न्यूट्रल में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? अब बाकी क्वेश्चन खुद से कर लेना बेटा ना। H3PO3 C6H6 इनके घर से खुद से कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन अपने पास 34 ग्राम अमोनिया, क्या दिया हुआ है? 34 ग्राम अमोनिया। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल निकालो। तो सबसे पहले इसका मोलर मास निकालो। तो मोलर मास में नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 14, हाइड्रोजन का 3, तो 14 + 3 कितना हो गया बेटा? 17। तो मोल निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? 34 डिवाइडेड बाई 17 कितना मोल आएगा बेटा? 2 मोल। यही है बेटा गिवन मास अपॉन ए मोलर मास, कल पढ़ा था। अब हमें मोल पता लग गया, तो सबसे पहले पूछा मोलिक्यूल। तो अमोनिया एक मोलिक्यूल है, तो 2 मोल है, इसका मतलब 2 मोल मोलिक्यूल। जितने मोल होते हैं उतने ही मोल मोलिक्यूल होते हैं, ये चीज फिक्स है। जितने मोल होते हैं उतने ही मोल है मोलिक्यूल, एटम नहीं होते। अगर वो मोलिक्यूल है तो उतने मोल मोलिक्यूल होंगे, एटम है तो उतने मोल है एटम होंगे। तो अमोनिया एक एटम है कि मोलिक्यूल है? कि मोलिक्यूल। तो अगर ये 2 मोल है तो 2 मोल मोलिक्यूल, सीधा ही। अब 2 मोल है तो आप 2 मोल मोलिक्यूल को ऐसे भी लिख सकते हो 2Na मोलिक्यूल, और Na की वैल्यू रख के सॉल्व भी कर सकते हो। अब हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम, बताओ एक अमोनिया में कितने एटम है? 4। तो वो तो एक अमोनिया में कितने अमोनिया है? 2 मोल। तो कितने हो जाएंगे? एक में 2 तो 2, एक में 4 तो 2 में 8 मोल। 8 मोल क्या है बेटा? एटम। पूरा लिखो, 8 मोल क्या है? एटम है। और मोल की जगह क्या लिख सकते हो बेटा? 8 एवोगैड्रो एटम, ऐसा भी लिख सकते हो, 8 एवोगैड्रो एटम। बोलो कोई दिक्कत है? आई बात में। नेक्स्ट में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ है। अब बताओ एक अमोनिया में कितने नाइट्रोजन एटम है? एक एटम है। एक अमोनिया में एक, तो 2 मोल में कितने? 2 मोल किसके? नाइट्रोजन एटम के। किसके बेटा? नाइट्रोजन एटम के। इसी तरह मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो एक अमोनिया में कितने? 3। तो एक अमोनिया में 3 है, तो 2 मोल में कितने होंगे? 6 मोल हाइड्रोजन एटम। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ लिया। तो आपको एक अमोनिया में प्रोटॉन निकालने हैं। तो अभी बात हुई थी बेटा एक नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 7। और 3 नाइट्रोजन में 3, तो 7 + 3 कितने हो गए? 10। तो ये जो 10 प्रोटॉन है, ये 10 प्रोटॉन किसमें बेटा? एक अमोनिया में। किसमें है बेटा? एक अमोनिया में 10 प्रोटॉन, तो 2 मोल में कितने? 20 मोल प्रोटॉन। ये बात समझ में बेटा? पूरी लाइन लिखनी होती है। 20 मोल, 20 प्रोटॉन मत बोल देना, 20 मोल, क्योंकि मोल का नंबर है, मोल की क्या है? वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन पूछा, तो मुझे पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन पूछ लिया, क्या पूछ लिया? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पूछ लिया, तो मुझे पता है एक नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 7। और हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, तो कितने आए बेटा? 7। एक में 7, तो वो तो एक अमोनिया में 7 है। मोल कितने हैं कि गुरुजी? 2 मोल है। कितने मोल है? 2 मोल। तो एक में 7, तो 2 मोल में 14 मोल है न्यूट्रॉन। ये बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो ये क्वेश्चन घर से करना है। फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन ए 90 ग्राम H2O। सबसे पहले मोल निकालना, फिर वही कहानी एक H2O में कितने प्रोटॉन है तो इतने मोल में कितने, सेम क्वेश्चन करना घर से, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इन आयंस। किसमें बात करते हैं बेटा? आयन में। किसी आयंस में कितने होंगे? हमारे पास में। तो देखो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी आयन हो, हम किसी भी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में। कहाँ रहते हैं? और न्यूक्लियस को तो तोड़ा नहीं जा सकता, न्यूक्लियस को तो तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होंगे। सेम एटम के प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रहने वाले हैं सेम। लेकिन हम किसको वेरी कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं, एटम के बारे में कोई टेंशन है नहीं है। जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है ई, उसके पास 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्या है? 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन तो अब भी 10 ही रहने, क्योंकि ये तो निकलते ही नहीं है। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाने? 9 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कि 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा कौन है? 10 प्रोटॉन।
अगर इनकी लड़ाई कराऊं तो 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन तो आपस में मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, आपस में लड़ लड़ा के खत्म। बचा कौन? एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक प्रोटॉन। बचा कौन है? और प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है बेटा? पॉजिटिव पार्टिकल है, तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा? +1 चार्ज। कैसा आ जाएगा? +1। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो 10 प्रोटॉन बचेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ज्यादा कौन है? प्रोटॉन। कितने ज्यादा है? 2। तो 2 पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा, तो चार्ज हमने क्या लिख दिया? +2। चार्ज हमने क्या लिख दिया? +2। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला कि सर हमें एक चीज सीखने को मिली कि जो आयन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं केटाइन। क्या होते हैं बेटा? केटाइन। और दूसरे क्या होते हैं बेटा? एनाइन। क्लियर है? तो केटाइन पे कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है? अब आपने यहां से क्या देखा? जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। प्रोटॉन ज्यादा नहीं होते, उतने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। देख लो। तो जैसे मुझसे लिखा +4, तो मुझसे पूछा क्या होगा, तो आपने कहा प्रोटॉन तो 10 ही रहने, इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे? 10 होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे? 10। लेकिन जितने उससे 4 कम होंगे, क्योंकि +4 है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन है कम। तो अगर 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हम क्या कहेंगे? जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन कम, उतने इलेक्ट्रॉन कम। क्या बात समझ में आई बेटा? तो जैसे हमें लिखा +8, तो इसका मतलब प्रोटॉन तो अभी भी 10 ही है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? +8 का मतलब क्या हो गया कि +8 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। बचे कितने? बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा, एनाइन। एनाइन पे कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब अगर मैं इसमें बात करूं, ध्यान समझो कि हमारे पास है ई पे -1। कैसा चार्ज है? मैंने कहा कि जो एलिमेंट ई है उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक दे दिया तो 10 प्रोटॉन और 11। अब बताओ ज्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है? एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। तो चार्ज कितना आएगा बेटा? -1, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल ज्यादा है, तो हमने चार्ज क्या लिख दिया? -1। अगर मैंने इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब 10 प्रोटॉन तो उतने रहने, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। तो बताओ कौन सा पार्टिकल ज्यादा है? कि सर नेगेटिव पार्टिकल। कितना ज्यादा है? कि सर जी 2 ज्यादा। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा। और 2 ज्यादा तो चार्ज भी क्या आ गया? -2। क्या बात भी समझ में आई? बोलो किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? अब देखो ध्यान से, तो हमें एक चीज समझ में आई, जितना नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो मैं ऐसा लिख दूं, जितना नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा। बोलो कोई दिक्कत है? तो जैसे ई के पर -5 आया, तो -5 आया तो प्रोटॉन तो 10 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? कि 10 होने चाहिए थे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन -5 का मतलब जितने उससे 5 है ज्यादा। तो कितने हो गए? 15। ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? अब जैसे हमसे पूछ लिया SO4 2- में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, तो मुझे पता है सल्फर क्या होता है? 16s32। ऑक्सीजन होता है 8O16। मुझे बताओ सल्फर में कितने प्रोटॉन होंगे? 16। एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होंगे बेटा? 8। 4 में 32, सम करूंगा तो 48 प्रोटॉन। कितने होंगे? अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पूछेंगे। चलो न्यूट्रॉन में बता दो, इलेक्ट्रॉन में बताओ। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? एक सल्फर में कितने न्यूट्रॉन है? 16। एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है? 8। तो 4 में 32, सम करोगे तो 48। अब इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आपको पता है जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन चार्ज कितना है? -2। चार्ज तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है, तो होने 48 चाहिए थे। -2 का मतलब जितना नेगेटिव उससे 2 ज्यादा। तो भाई नेगेटिव चार्ज उससे 2 ज्यादा, मतलब 48 + 2 कितना हो गया? 50। आई बात में? तो नेगेटिव चार्ज क्या होता था? जितने इलेक्ट्रॉन उससे 2 ज्यादा। अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन 3.6 ग्राम NH4+। तो सबसे पहला काम क्या है? मोल निकालना है। क्या काम है?
मोल निकालना। तो मोल कैसे निकलेगा बेटा, गिवन मास 3.6 ग्राम, मोलर मास एक नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1 4 का 4, तो 14 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 18। तो 4 से मास मास को कोई मतलब है नहीं है। जैसे मैं इसको 18 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 0.2 मोल। बोलो कोई दिक्कत है। अब मुझे पता लग गया 0.2 मोल क्या है बेटा NH4 प्लस है। तो मुझसे एटम पूछे हैं, बताओ एक NH4 में कितने एटम है 5, तो 0.2 में कितने होंगे 1 मोल। बोलो कोई दिक्कत है कि भाई एक में 5 है तो 0.2 में कितने होंगे 0.2 इंटू 5। इसी तरह प्रोटॉन पूछूं तो बताओ एक नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन है 7, एक हाइड्रोजन में कितने एक, तो 4 में 4, तो 7 और 4 कितने होंगे 11। तो एक NH4 में 11 प्रोटॉन है, तो 0.2 में कितने होंगे बोलो 2.2 मोल। बोलो होंगे कि नहीं होंगे 0.2 इंटू 11, एक में 11 है तो 0.2 मोल में 2.2 मोल, क्या बेटा 2.2 मोल प्रोटॉन। और यहाँ पे एटम, यहाँ पे क्या है बेटा एटम। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तो एक नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं 7 और हाइड्रोजन में 0। तो बताओ एक NH4 में कितने न्यूट्रॉन है 7 है, एक NH4 में 7 है तो 0.2 में कितने होंगे बेटा 1.4 मोल है न्यूट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन पूछे, मुझे पता है कि प्रोटॉन कितने थे बेटा एक NH4 में 11, सीधा यहां से मत बोल देना ठीक है ना, गलत हो जाएगा वरना। एक NH4 प्लस में कितने 11, क्या है 11 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, किस तरह से पॉजिटिव चार्ज जितनी होने चाहिए उससे एक कम, एक कम मतलब है 10। तो एक NH4 में 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो 0.2 मोल में कितने होंगे। तो ये मत कर देना कि सर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है इसमें से एक कम कर दो, ये 2.2 मोल है ये आदिवास में। तो +1 चार्ज है तो हम कहेंगे इसमें एक NH4 में 11 प्रोटॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे एक कम। तो एक NH4 में 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने 10, और एक में 10 है तो 0.2 में कितने होंगे। आगे बात में बोलो कोई दिक्कत है। अब आपको सेम ऐसा क्वेश्चन घर से करना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3.42 ग्राम है C12 है H22O11। करना क्या होगा बेटा, सबसे पहले इसके मोल निकालने में बता देता हूं, इसका मोलर मास आपका आएगा 342 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है। कैलकुलेट करना ये आना चाहिए आपका भी, ठीक है, कैलकुलेट करने की आदत होनी चाहिए। फिर मोल निकालोगे, फिर इसके इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और जो भी मोल आएगा उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना मल्टीप्लाई। 4.2 ग्राम N3, हमें बस बोलता जा रहा हूँ, 4.2 ग्राम N3 माइनस उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने। करना क्या होगा, पहले इसके मोल निकालने, फिर इसके इलेक्ट्रॉन। बताओ N3 माइनस के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 होने चाहिए, लेकिन -3 है, इसका मतलब 3 ज्यादा तो 10। सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 48 ग्राम O2 माइनस। इसमें भी वही होगा, पहले मोल निकालने, फिर एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन निकालने के उससे क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर निकालने फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ग्राम H2O। निकाल लोगे, ये क्वेश्चन करा देता हूं। फाइंड आउट मोल ऑफ 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन। हमें क्या करना है बेटा 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है उसके मोल बताने कितने होंगे। तो हमें पूछा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1000 ग्राम इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने बोला 1 किलोग्राम है, बोल के दिए, एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन दिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास, गिवन मास कितना है 1000 ग्राम, ग्राम चाहिए बेटा किलोग्राम नहीं। अब हमें मोल निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा 1000 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास चाहिए। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है क्या, ये एक मोल, ये मोलर मास है क्या नहीं। जैसे एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU था, एक नाइट्रोजन का मास 14 AMU था। कैसे आया था वो, किस उसे किससे मल्टीप्लाई किया था एक मोल से। भाई हाइड्रोजन का मास नाइट, जैसे कार्बन की बात करूं तो कार्बन का मास कितना है, एक एटम का मास 12 AMU है, और मोलर मास लाने के लिए आपने इसको एक मोल से मल्टीप्लाई किया था, और फिर आपने 12 इंटू 1 AMU किया, और 1 मोल की जगह Na लिखा, और 1 AMU की जगह क्या लिखा 1/Na ग्राम।
और वो Na से Na कट गया, आपकी किस्मत अच्छी थी, ये 12 ग्राम आ गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, और मोलर मास क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास। तो अगर मैं तुमसे कहूं मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा बेटा, मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ ए वन मोल इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास तो ये रहा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैसे लाओगे बेटा, क्या कर लोगे, एन से मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटू वन मोल। एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 9.13 इंटू 10 की पावर -28, और एक मोल का मतलब यही होता है बेटा। इसे सोल्व कर दूंगा, और ये आएगा बेटा मेरे पास, मल्टीप्लाई कर बेटा कितना आएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 7, और 9 6 कितना हुआ 54। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 10 की पावर -5। ये इलेक्ट्रॉन का मोलर मास है, वो इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का मास है, मोलर मास एक इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है, इसलिए मोलर मास की डेफिनेशन पढ़ाई ना, यहाँ डिफरेंस है। बाकी जगह तो सब सेम था, नाइट्रोजन का 14 आता, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा ना सेम, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए ना। ये मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। हमारी बात समझ में, क्योंकि कई बार बच्चे गलती हो जाती है, मान लो उसने हाइपोथेटिक, जेई एडवांस में से किसी ने बोल दिया हाइपोथेटिकल कह दिया कि एक एटम है जिसके एक एटम का मास इतना है, और गिवन मास ये मोलर मास, वो क्या बोलते हैं मोल निकालो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका एक एटम का मास उसको Na से मल्टीप्लाई करना, और कोई जरूरी नहीं कि उतना ही आए, वो तो एटम्स का आ रहा है, किस्मत अच्छी है। हाइपोथेटिकल एटम का ना है, जैसे इलेक्ट्रॉन का नहीं है, सेम थोड़ी है, नहीं आई बात समझ में, यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गई, वो क्यों समझाया था। अब जब हमें क्या करना होता है कि नेक्स्ट मेथड पढ़ना है बाय गिवन वॉल्यूम, गिवन है वॉल्यूम। इस मेथड को पढ़ने के लिए हमें थोड़ी सी यूनिट कन्वर्जन आनी बहुत जरूरी है। तो यूनिट कन्वर्जन क्या होती है, देखो बेटा, एक डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1, इसको डी से लिखते हैं। एक सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। एक मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। एक माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। एक किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक लीटर में एक डेसीमीटर क्यूब होता है, क्या होता है, एक लीटर में क्या होता है बेटा, एक डेसीमीटर क्यूब। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, एक लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब, एक डेसीमीटर। आगे बात में, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये प्रूव कर सकते हो कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, देखो एक मीटर में एक मीटर होता है, क्या मैं एक मीटर में ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, कोई दिक्कत है। और इसको क्या बोलते हो, ऐसे ही होता है बेटा, एक मीटर में क्या होता है 10 डेसीमीटर। इसे भी आप प्रूव कर सकते हो कि सर कैसे प्रूव करें, यहाँ से हटा के मैं तुम्हें इससे इजी तरीका बता देता हूँ, इसमें तो हार्ड तरीका लिखा है। एक मीटर में एक मीटर होता है, क्या मैं एक मीटर में ऐसे लिख सकता हूँ 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, और इसका नाम क्या है बेटा डेसीमीटर, क्या हो गया 10 डेसीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है, याद हो गया पक्का। अब देखो इन यूनिट कन्वर्जन को आप सीधा याद रखो, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक लीटर में होता है एक डेसीमीटर क्यूब, क्या होता है बेटा एक डेसीमीटर क्यूब। एक लीटर में होता है 1000 ml, क्या होता है, और एक लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और एक लीटर में होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। बच्चे तुमसे सबसे बड़ी गलती ये होती है, तुम एक लीटर में एक मीटर क्यूब कर देते हो, एक लीटर में एक डेसीमीटर क्यूब होता है, एक लीटर में मीटर क्यूब तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब है। आ रही बात में, तो यहां से एक और चीज सीखी कि 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ml किसके बराबर है, सेंटीमीटर क्यूब को सीसी बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है ना, उसको सीसी भी बोलते हैं, तो ये तो बराबर है। तो 5 ml 5 cc एक ही बात है। अब देखो बेटा मुझे पता लग गया कि एक
लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब है, तो बताओ 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा? 1000 लीटर। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। और 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। आगे बात सुने, तो 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 10⁻³ मीटर क्यूब। और उल्टा भी बोल सकती है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। तो तुझे तो बस ये याद करना है, इस यूनिट कन्वर्जन को भाड़ में जानने कोई मतलब है नहीं। कौन पूछते हैं? तो बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, इसे प्रूव करने के लिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये तो बच्चों को प्रूव करवाते हैं। क्लियर है? अब जो बेटा आपको यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए, जैसे मैंने कहा 300 डेसीमीटर क्यूब, तो क्या ये 300 लीटर है बेटा? मैंने लिखा 300 सेंटीमीटर क्यूब, क्या लिखा बेटा? सेंटीमीटर है क्यूब। अगर आपको नहीं चमके तो आपको पता, आप 300 सेंटीमीटर क्यूब है तो आप इसको लिख सकते हो 300 ml। एक ही बात है। और m का मतलब क्या है बेटा? मिली। और मिली का मतलब क्या होता है? आगे बात समझ में, यही तो है। हमें कहा गया 300 मीटर क्यूब, आपको पता है 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर। आगे बात समझ में। अब बेटा जो बाई गिवन वॉल्यूम, हम जो मेथड है जिससे मोल निकालेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किनके कैलकुलेट हो सकते हैं? गैसियस सिस्टम के। सिर्फ और सिर्फ गैसियस सिस्टम के मोल निकाला जा सकते हैं, सबके मोल नहीं निकाल सकते। हमारी बात में, सिर्फ और सिर्फ किसके मोल निकाल सकते हैं? गैसियस सिस्टम के, बाकी के मोल इस मेथड से नहीं निकाले जा सकते। आगे बात में, सब सिर्फ और सिर्फ गैसियस सिस्टम होना कंपलसरी है बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं एसटीपी। किसकी बात करते हैं? एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस कंडीशन को या तो वो लिखा देगा एसटीपी, या फिर आपको टेम्परेचर लिख के देगा। टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। प्रेशर होता है बेटा 1 बार। कितना होता है बेटा? 1 बार। हमारी बात में, इस केस में मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम लीटर में। गिवन वॉल्यूम में लीटर होना बहुत जरूरी है, डिवाइडेड बाय 22.7 है लीटर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कि 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होगी इस टाइम? भाई मोल होने चाहिए एक, तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? 1 मोल कब आएगा? जब गिवन वॉल्यूम कितनी हो, कब? एसटीपी पर। तो एसटीपी पे 1 मोल की वॉल्यूम कितनी है? 22.7, क्योंकि फॉर्मूला यही है, मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7। आगे बात सुनिए। अब ये कंडीशन है, पहले इस कंडीशन का नाम एसटीपी था, आईपीसी ने बदल दिया कि आज से ये एसटीपी नहीं है, लेकिन अब नाम तो नाम है, तो अपने कहा ओल्ड एसटीपी। क्या बोला? ओल्ड एसटीपी। असल में भाई जो दिल्ली है उसमें दोस्त सुनते हो, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली, तो वो पुरानी दिल्ली क्या पुरानी होगी? पहले थी इसलिए पुरानी होगी। तो ये पहले थी एसटीपी, इसका नाम एसटीपी था। अब आज भी अपने जो मॉड्यूल वॉड्यूल सब कुछ, मतलब एग्जाम में तो वो मेथड, और जितने तुम मॉड्यूल करोगे, टेस्ट दोगे कोचिंग में, सब में सब क्वेश्चन इसी पे बने हुए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो इसी से बने हुए हैं, इसी के डाटा पे बने हुए हैं ना। तो अगर तुम्हारे मॉड्यूल में कहीं पर भी एसटीपी एसटीपी आए, तो तुम ये वाला मेथड लगाओगे, और दिमाग में क्या रखोगे? रियल मेथड कौन है? ये वाला। आई बात में, इस मेथड में क्या था बेटा? टेम्परेचर तो सेम था, लेकिन प्रेशर क्या था? 1 atm। क्लियर है? तो बेटा मोल क्या होगा? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। आगे बात में, मोड नहीं, ये तो अब नहीं, पहले था, लेकिन मॉड्यूल में क्वेश्चन इसी से बने हुए सारे, आंसर तो इसी से आएंगे ना। 22.4 से कट रहे होंगे वो। एक बात आईपीएस झटके में बदल दिया, लोग थोड़ी बदल देंगे क्वेश्चन, मॉड्यूल छपे पड़े, सॉल्यूशन हो रखे, सारा सॉल्यूशन दोबारा कौन करे? ध्यान रखना है, वो एसटीपी नया और ये एसटीपी पुराना वाला, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर इस मेथड से 1 मोल की वॉल्यूम कितनी आएगी बेटा? क्योंकि 1 मोल कब आएगा? जब गिवन वॉल्यूम कितनी हो बेटा? 22.4 लीटर। दोनों मेथड सेम से ही है बेटा, उसमें एक बार इसमें 22.7 से डिवाइड करना है, इसमें 22.4 से। तो देखो पहला मेथड पढ़ा, मोल का गिवन मास अपॉन है मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो। फिर वॉल्यूम वाला वो सब पे लगते हैं, वॉल्यूम वाला मेथड सिर्फ गैसों के लिए लगेगा। एसटीपी पे 22.7 से डिवाइड करना है गिवन वॉल्यूम को, और ओल्ड एसटीपी पे 22.4 से। एग्जामिनर ऐसा भी लिख सकता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री, प्रेशर 1 बार, मतलब न्यू एसटीपी। इसको अब ओल्ड एसटीपी तो अपन बोलेंगे एग्जामिनर, क्योंकि गैसों के लिए होता है ना बेटा वॉल्यूम, उसी की वेरिएबल वॉल्यूम होती है। पीवी इक्वल टू एनआरटी से बने हुए हैं, तो खुद गैसों का है ना।
ओल्ड एसटीपी देखो कहीं पे ऐसे एग्जाम में ओल्ड एसटीपी नहीं लिखाएगा, वहां लिखाएगा 0 डिग्री और 1 एटीएम। तुम भी तुम देखोगे कंडीशन 0 डिग्री टेम्परेचर और प्रेशर 1 एटीएम दिया हुआ है, तब तुम समझ जाना ओल्ड एसटीपी यूज करनी है। क्या यूज करनी है? अपने नाम रख रखे है। अब तुम मॉड्यूल में बहुत बार एनटीपी देखोगे, तो एनटीपी को काट काट के एसटीपी कर लेना हर जगह। एनटीपी तो एकदम इंटायरली डिफरेंट है। कोचिंग वालों का माथा खराब हो रखा था जो शुरू में एनटीपी एसटीपी सब सेम मानते थे। एनटीपी एसटीपी सेम है, नहीं होती। एनटीपी तो इंटायरली डिफरेंट है। तो जहां पे मॉड्यूल में तुम्हें एनटीपी दिखे ना, काट करके क्या कर देना? एसटीपी। और एसटीपी भी कौन सी? ओल्ड वाली। ठीक है। और न्यू एसटीपी का तो क्वेश्चन बहुत ही कम बने हुए हैं, पर अपन ने शुरुआत में वही बनाए। आपको क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है मोल। क्लियर है? 136.2 लीटर ऑक्सीजन पे एसटीपी लिखा है। मैंने जितने एसटीपी करवाए सब न्यू वाले करवाए, वरना ओल्ड लिखा है। ठीक है। तो 136.2 लीटर ऑक्सीजन गैस है, वो भी किस पे बेटा? एसटीपी पर। तो आपको पता 136.2 लीटर गिवन वॉल्यूम क्या है, डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बेटा 181.6 लीटर अमोनिया, तो आप क्या करोगे? 181.6 डिवाइड बाई 22.7, सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो बहुत आसान है। नेक्स्ट में लिखा है 11 3.5 डेसीमीटर क्यूब CO2 गैस। हमें पता है डेसीमीटर क्यूब क्या होता है बेटा? लीटर होता है। डेसीमीटर क्यूब तो लीटर होता है। और डिवाइड बाय 22.7। इसी तरह अपन बात करें फाइंड आउट मोल ऑफ 45.4 ml। तो 40.1 ml है, तो इसको क्या लिखूंगा बेटा? ml को क्या लिखोगे? m का मतलब मिली, मिली का मतलब लीटर। अब आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे? फाइंड आउट 11.35 सीसी। तो 11.35 सीसी का मतलब क्या है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? ml। और ml का मतलब क्या है? मिली का मतलब 10⁻³ डिवाइड बाई 22.7। फाइंड आउट मोल ऑफ 4.45 ग्राम मीटर क्यूब। तो 4.54 मीटर क्यूब है। और आपको पता है 1 मीटर क्यूब में क्या होता है? 1000 लीटर। क्या होता है? 1000 लीटर। अब इसको किससे डिवाइड करोगे? 22.78 लीटर से। तो आपको पता है यहाँ नाइट्रोजन गैस लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, इस फॉर्मूले में मतलब ही नहीं आपका एलिमेंट क्या था। अगर गैस है तो सीधा 22.7 से डिवाइड एसटीपी पर। मोलर मास मूस की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वन है फाइंड आउट मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर। इसका मतलब कौन सी कंडीशन हुई बेटा? ओल्ड एसटीपी। तो 89.6 लीटर, तो आप क्या करोगे? 89.6 डिवाइड बाई 22.4, 2.24 लीटर है, तो किससे डिवाइड कर दो बेटा? 22.4 से। 112 ml CO2 है, तो क्या करोगे बेटा? 10⁻³ लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। 5.6 सीसी है, मतलब 5.6 सेंटीमीटर क्यूब है। 5.6 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हो? ml। और 5.6 ml को क्या लिख सकते हो? 10⁻³ लीटर। ml का मतलब यही होता है बेटा। और डिवाइडेड बाई 22.7। 2.8 मीटर क्यूब, तो आप क्या लिखोगे? 2.8 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हो? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो? 1000 है। और ओल्ड एसटीपी तो 22.4 से डिवाइड। बोलो कोई दिक्कत है? अब वही क्वेश्चन फिर से। इफ कंटेनर, अब इफ कंटेनर 5.6 लीटर SO2 गैस, कंटेनर में क्या 5.6 लीटर है, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल। क्लियर है? ये ओल्ड एसटीपी पर है। किस पे बेटा? ओल्ड एसटीपी पे। तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालने, नंबर ऑफ एटम निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ही निकाल लो। कैसे निकालोगे बेटा? 5.6 डिवाइड बाई 22.4, ये मोल आ गए बेटा। अभी शिकायत है एटम निकाल लोगे, एक SO2 में कितने हैं बेटा उसके हिसाब से। और मोल निकाल लोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन भी निकाल लोगे। सेम क्वेश्चन हो गया। फिर से क्वेश्चन है बेटा 280 सेंटीमीटर क्यूब अमोनिया गैस गिवन ओल्ड एसटीपी। फिर वही क्वेश्चन मोरा मोल निकालना है, तो सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिखोगे? ml। ml को क्या लिखोगे बेटा? 10⁻³ लीटर। और इसको किससे डिवाइड कर दोगे? मोल आ जाएंगे। मोल आने के बाद तो ये वही क्वेश्चन है जो शुरुआत में कराता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट मोल ऑफ 18 ml लिक्विड H2O एट एसटीपी। क्या करोगे?
लिक्विड H2 आ गया। लिक्विड आते ही आप ऐसा नहीं करोगे कि सर 18 ml है तो 18 का मतलब 10 की पावर -3 लीटर डिवाइड बाय 22.4 या 22.7 ना। ये सिर्फ गैस के लिए। किसके लिए? लिक्विड H2 आ गया, इसका मतलब इस पे ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है, गिवन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला वैलिड ही। अब हमें बड़ा पता होना चाहिए पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml। क्या होती है बेटा? 1 ग्राम है पर ml, पानी की डेंसिटी है। आगे बात समझ। और अगर पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, डेंसिटी क्या होती है बेटा? वेट अपॉन ए वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है और वॉल्यूम कितनी? 18 ml। तो बताओ वेट कितना आ गया? तो हमें पानी का वेट पता लग गया। तो हम मोल वाला वही फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, गिवन मास अपॉन ए मोलर मास। गिवन मास अपॉन ए गिवन मास कितना है बेटा? और मोलर मास है। आई बात समझ में? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब NO2 गैस एट ओल्ड STP। तो हमें वेट पूछा है। क्या पूछा है? वेट। तो हमें कोई टेंशन ही नहीं, मोल निकालने के फॉर्मूला है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 इंटू 10 की पावर -3 लीटर। अगले संडे से रखेंगे टेस्ट, देखते हुए बताता हूँ। इस संडे क्लास का बताते हैं, ठीक है? देखो बेटा, एक मोल इक्वल टू क्या है बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3 लीटर डिवाइडेड बाई ओल्ड STP है तो 22.4 से डिवाइड कर दिया। क्या आ गया अपना? मोल आ गया। क्या आ गया? लेकिन मुझसे मोल पूछा ही नहीं, मुझसे तो वेट पूछा है। और पर मुझे पता है मोल निकालने का एक फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन ए मोलर मास। NO2 का मोलर मास कितना होता है? एक नाइट्रोजन का कितना है? 14। एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का 32। सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 46। क्या दोनों को बराबर कर दूं और सोल्व करके कर दूंगा तो क्या निकल आएगा? गिवन मास। कहता है एक गैस हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.6 ग्राम पर लीटर, देन फाइंड आउट वेट ऑफ गैस इफ मोल ऑफ गैस इज 1 एट ओल्ड STP। इसमें बेटा ओल्ड STP पे, और हमसे क्या पूछा है बेटा? गैस का फाइंड आउट वेट ऑफ गैस। हमें गैस का क्या पूछा है बेटा? वेट पूछा है। क्लियर है? एट ओल्ड STP, सही तो लिखा है ना इसमें। डेंसिटी 1.6 ग्राम पर लीटर, ठीक है। मोल ऑफ गैस इज 1 एट ओल्ड STP, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है बेटा मोल कितना दिया है गैस का? 1 मोल। तो मुझे एक बात बताओ, मोल क्या होता है बेटा? गिवन वॉल्यूम अपॉन ए ओल्ड STP तो 22.4, और मोल कितना दिया था? 1 मोल। तो बताओ गिवन वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 22.40। ये गिवन वॉल्यूम आ गई। लेकिन वॉल्यूम नहीं पूछी मुझसे, तो वेट पूछा है। लेकिन मुझे डेंसिटी भी तो दी है। डेंसिटी क्या होता है? वेट अपॉन ए वॉल्यूम। तो वेट क्या आ जाएगा बेटा? डेंसिटी इंटू डेंसिटी कितनी दी है? 1.6 ग्राम पर लीटर। तो वॉल्यूम भी किस में लूंगा बेटा? लीटर में ही है। मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा? आगे बात समझ में? फॉर्मूलों का ही तो खेल है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मोल अननोन गैस हैव 3 ग्राम पर ml डेंसिटी, फाइंड आउट वेट ऑफ अननोन गैस STP पर। तो आपको पता है कि गैस के 2 मोल है, तो गिवन मोल किसके इक्वल है बेटा? मोल किसके इक्वल है बेटा? गिवन वॉल्यूम अपॉन ए STP है, तो कितना लोगे? 22.7। क्लियर? तो बताओ गिवन वॉल्यूम कितनी आएगी बेटा? 2 इंटू 22.7 है लीटर। अब बेटा मुझे डेंसिटी कितनी दी है? डेंसिटी क्या होता है? वेट अपॉन ए वॉल्यूम। तो वेट क्या आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आ रही बात में? डेंसिटी कितनी गिवन है बेटा अपने को? 3 ग्राम पर ml गिवन है। अब की बात, तो वॉल्यूम भी किसमें लोगे? ml में। आपके पास तो लीटर में। तो आपको पता, आप क्या करोगे बेटा? 1 लीटर की जगह क्या लिख दोगे? 1000 ml, और इसको लाके मल्टीप्लाई करा दो।
ml में होना चाहिए ना बेटा, ml से ml कट जाए। आगे बात समझ में। क्वेश्चन है 4 मोल अननोन गैस हैव डेंसिटी 5 ग्राम पर ml, फाइंड आउट वेट ऑफ गैस एसटीपी। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे। कहता है कि अननोन गैस दोज हैव 1 मोल, दोज 1 मोल हैव 1.96 ग्राम पर लीटर, देन द अननोन गैस विल बी। तो हमसे पूछा है अननोन गैस क्या हो सकती है, क्लियर है। तो अननोन गैस दोज हैव 1 मोल 1.96 ग्राम पर लीटर। एक सेकेंड, डेंसिटी नहीं दी क्या, कहां पर है, ठीक है। तो हमें कितना दिया है बेटा, 1 मोल दिया है, कितना दिया है, तो 1 मोल किसके बराबर है बेटा, गिवन वॉल्यूम अपॉन है ओल्ड एसटीपी तो 22.4, तो गिवन वॉल्यूम कितनी आ गई बेटा, कितनी आ जाएगी, 22.4 लीटर। अब आपको डेंसिटी कितनी दी है बेटा, तो डेंसिटी है 1.96 ग्राम पर लीटर है क्या, ग्राम पर लीटर। किसके इक्वल है बेटा, वेट अपॉन है वॉल्यूम के, तो वेट कितना आ गया 1.96 इंटू 22 है, बोलो कोई दिक्कत है, ये वेट आ गया। अब मुझे एक बात पता है कि मोल कितने, एक, अगर बेटा आपका मोल एक है, गिवन मास कितना है बेटा 1.96 इंटू डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो एक मोल है तो क्या मोलर मास भी वही आएगा क्या, भाई मोल एक है, आपने गिवन वेट निकाल लिया, तो बताओ मोलर मास किसके बराबर आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करो इसे कर। तो सिंपल सी कहानी, तो करना क्या होता है, मोल निकाल, मोल गिवन था तो वॉल्यूम निकाल ली, डेंसिटी गिवन है तो वेट निकाल लिया। लेकिन अब की बार वेट नहीं पूछा, गैस का नाम पूछा है, और गैस का नाम तभी बता पाएंगे जब हमें क्या पता हो बेटा, मोलर मास पता हो। और हमें पता है मोल एक था, मोल कितना था, एक, तो जो गिवन वेट था उससे हमने क्या निकाल लिया, मोलर मास, क्योंकि गिवन वेट यहां से निकाल लिया, और मोल एक गिवन ही है, तो गिवन मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहां से मोलर मास आ जाएगा, कितना आया, ऐसे देख लेना, इसको 2 मान ले, 2 मानेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 45 के राउंड आएगा ना, 44 पॉइंट कुछ। इधर देखना, इधर देख ले, 1.96 को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 मान लेगी, 2 मानोगे जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 के राउंड आएगा, और 44 के राउंड सिर्फ यही है। आगे बात समझ में। अननोन गैस हैविंग मास ऑफ 8 ग्राम प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ 44.8 लीटर, फाइंड आउट अननोन गैस। तो हमें क्या कहा है बेटा, गैस क्या गया है 40.4.8 लीटर, ओल्ड एसटीपी बेटा, किसमें बेटा ये, ओल्ड एसटीपी पर। तो क्या निकालेगी, सबसे पहले मोल निकालेगी, गिवन वॉल्यूम 44.8 डिवाइड बाय 20.4, कितने मोल है बेटा, 2 मोल। अब अगर गैस के मोल 2 है, गिवन मास कितना है बेटा 8 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये भी फॉर्मूला है, तो बताओ मोलर मास कितना है बेटा 4 ग्राम, और 4 ग्राम किसका होता है बेटा, हीलियम का, हीलियम गैस का होता है। सेम क्वेश्चन है बेटा, 2.2 ग्राम अननोन गैस प्रेजेंट इन अ कंटेनर ऑफ 1.12 लीटर, देन अननोन गैस इज ओल्ड एसटीपी पर। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे सर, हम गैस की गिवन वॉल्यूम है तो मोल निकाल लेंगे, और मोल आ जाएंगे तो मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास निकालेंगे तो गैस का पता कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत है। अब अपन कल पढ़ेंगे इससे आगे का टॉपिक सॉल्यूशन, क्लियर है, हम ठीक है। चलो जी, यहां तक क्लियर हुआ सबको, यहां तक पूरा लिख के लाना है बेटा ना, अच्छे से लिख लेना इसको कॉपी में ढंग से ना, और जो क्वेश्चन ना है वो पूछ भी लेना बेटा, कई क्वेश्चन जो मैंने दिए ना वो पूछ भी लेना, ठीक है।